बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है और इस पर जो बेस डिवाइस है रेक्टिफायर वो क्या करती है। हम डिफाइन करते हैं रेक्टिफिकेशन को, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक अल्टरनेटिंग करंट को आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। वो डिवाइस जो कि रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करती है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करेगा? यहां पे आप स्टेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसी इनपुट दी है और यहाँ पे लगा हुआ है दरमियान में रेक्टिफायर। ये इनपुट आपने एक रेक्टिफायर को दी है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट करंट मिलेगी। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, अब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? पहले इसको समझें। पहले डीसी सोर्सेस के ऊपर गौर करें। तो डीसी सोर्सेस कौन से हैं हमारे पास? बैटरी है ना। यूपीएस के साथ आप लोगों के घरों में कनेक्टेड होगी, गाड़ी के अंदर बैटरी लगी होती है। अगर आप इन बैटरीज पर गौर करें तो ये बैटरीज काफी एक्सपेंसिव होती हैं। एक खराबी इनकी है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंडली, दे आर शॉर्ट लिव्ड, लाइफ टाइम बड़ा कम है। फिर तीसरी प्रॉब्लम इनकी क्या है? दे आर नॉट इजी टू मेंटेन। ये बड़ी केयर मांगती हैं। अगर ये ड्राई बैटरी है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर इसका लाइफ स्पैन भी थोड़ा ज्यादा है। जैसे ये जो लिक्विड कंटेंट रखने वाली केमिकल बैटरीज हैं, इनमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, अगर आप उसमें वाटर लेवल मेंटेन ना करें तो बैटरी डाई हो जाएगी। अगर आप उसको ठंडी जगह पे ना रखें तो वो हीटअप होकर खराब हो जाएगी। इन दो प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो फिर ये भी देखें कि बैटरी जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बैटरी जो 2 या 3 घंटे का बैकअप आपको दे रही है वो बाजार में 20 या 25 हजार रुपए की मिल रही है और चलती भी कितने टाइम के लिए? जो मिनिमम इसका है लाइफ टाइम वो 1 साल है। अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करें 1.5 से 2 साल भी ये काम कर सकते हैं। तो डीसी सोर्सेस की खराबियां क्या हैं? कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव भी है और लाइफ स्पैन भी कम है। तो फिर हमारा जो रेडियो है वो तो डीसी पे ही काम करेगा, ठीक है। और बहुत सी डिवाइसेस हैं जिनको डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आसान तरीका ये होगा कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है वो तो बहुत सस्ती पैदा होती है, बहुत सस्ती फरोख्त होती है। तो हम उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी सोर्सेस तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं और हाई मेंटेनेंस है। तो अब तरीका क्या है कि जो एसी सोर्स है जो कि बहुत लेस एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक और बात बताऊं, डीसी सोर्स में एक और खराबी भी है, बहुत डेंजरस है। डायरेक्ट करंट अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैच कर ले अपने साथ वो मर जाएगा, क्योंकि डीसी करंट में वो हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पर ट्रेवल करती है। 4 एम्पीयर तो 4 एम्पीयर ही डिलीवर हो रही है, उसकी पीक वैल्यू हमेशा 4 एम्पीयर रहती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट 0 मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम, दोबारा 0। वो आपको एक साइकिल में 2 मौके देगी, एक मौका देगी अपनी जान बचाने का जब वो अपने 0 को टच करेगी। तो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है। मतलब वो 50 दफा अपने 0 को क्रॉस करती है, 1 सेकंड में जान बचाने के 50 मौके मिल जाते हैं इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो एसी और डीसी में सेफ्टी वाइज भी बड़ा फर्क है, इसलिए हम डीसी सोर्सेस को इतना प्रेफर नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं? एसी सोर्सेस को किस में कन्वर्ट करेंगे? डीसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ये डिवाइस है और ये क्या कहलाती है? रेक्टिफायर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द रेक्टिफायर? The working principle behind rectifier is
फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये समझाया आप लोगों को कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। A diode will behave like a conductor in forward biasing mode, and it will behave like an insulator in reverse biasing mode. यानी जब आप डायोड को बैटरी के फॉरवर्ड बायसिंग मोड में रखेंगे, तो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग मोड में रखेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट करके, तो वो कंडक्टर बन जाएगा बगैर किसी रेजिस्टेंस के मैक्सिमम करंट पास करेगा, या मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ मैक्सिमम करंट पास करेगा। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स बायसिंग में रखा तो इंसुलेटर होगा। डायोड को देखिए, डायोड में आपके पास दो रीजन्स हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं? एक पी रीजन है और एक एन रीजन है। ठीक है, पी रीजन मतलब यहाँ पे होल्स की तादाद, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा है। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो पी रीजन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा होती है, ठीक है, और एन रीजन में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा होती है। और जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाते हैं, इसी तरह पी रीजन से कुछ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इस साइड पे चले जाएंगे। नतीजा क्या होगा? इस रीजन पे गौर कीजिए, यहां पे क्या बन जाएगी? एक डिप्लीशन लेयर। इसका थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखाता हूं। यही डायग्राम थोड़े मैग्नीफाइड वर्जन में अगर आप स्टडी करें तो आपको अंदाजा होगा कि डायोड में जो दो रीजन्स हैं, यानी ये कौन सी साइड है? ये पी साइड है। ये कौन सी साइड है? ये एन साइड है। अच्छा, पी साइड पे मैंने क्या बताया? कौन से चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दे आर कॉल्ड एज होल्स। और यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा होगी। जब पी एन जंक्शन डायोड बन रहा है तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा और यहां पे होल्स की, तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ। तो यहां से पार्टिकल्स मूव करते हैं पी साइड की तरफ और पी साइड से पार्टिकल मूव करते हैं एन साइड की तरफ। तो देखिए यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और यहां से कुछ होल्स इस तरफ आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर नहीं जा सकते मजीद, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स को उधर नहीं जाने देंगे। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब उधर जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी तो है, वो भी तो रिपल्जन ऑफर करेगा। इसी तरह यहाँ पर होल्स खड़ी हुई है, अगर ये होल्स इधर आना, ये होल्स इधर जाना चाहें तो क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये चार्ज मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज इनको आगे क्रॉस नहीं करने देता। अगर बिलफर्ज कोई होल यहाँ पे आ भी जाए तो ये वाली होल्स उससे क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो ये यहाँ पे एक बैरियर खड़ा हो गया। इस बैरियर को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा दिया। अच्छा, अब देखें इसकी बायसिंग करें। बायसिंग का क्या मतलब है? बायसिंग का मतलब है टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस विया बैटरी। आप किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के थ्रू इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप खुद ही सोच के बताइए कि जब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, आपने पी को किसके साथ कनेक्ट किया? एन को किसके साथ कनेक्ट किया? नेगेटिव। सिलिकॉन के लिए ये जो पोटेंशियल बैरियर ये 0.7 वोल्ट का है। अगर जर्मेनियम होता तो ये 0.3 वोल्ट का होता, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। इस 0.7 वोल्ट का क्या मतलब है कि जब तक एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, ये कोई भी कंडक्शन नहीं करेगा। तो फर्स्ट करो कि अगर मैं बाहर से 0.6 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो क्या यहां से कोई करंट पास होगी? 0.5 पे कोई करंट पास होगी? 0.8 पे कोई करंट पास होगी? यस। 0.8 पर क्या होगा कि अगर आप चलो 0.8 की वजह में आसान में ले तो 1.7 वोल्ट ले लेते हैं। अब कितने वोल्ट की वजह से यहाँ पे करंट पास होगी? 1 वोल्ट की वजह से, क्योंकि इस बैटरी का 0.7 वोल्ट इस पोटेंशियल बैरियर को न्यूट्रलाइज करने में यूज होगा और बाकी 1 वोल्ट इसको कंडक्शन के लिए दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। इज इट क्लियर?
अच्छा, इसी को अगर आप रिवर्स बायसिंग मोड में लगाएं तो रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब होगा? ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब देखो इस पर कौन सा चार्ज है? इस पे कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को पीछे खींचेगा। अच्छा, इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे कौन सा है? ये नेगेटिव चार्जेस पीछे जाएंगे इस बैटरी की वजह से। बताओ पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं? इंसुलेटर। तो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल सिखाया कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्टर होता है, रिवर्स बायसिंग में इंसुलेटर होता है। यही प्रॉपर्टी रेक्टिफिकेशन में काम आती है। ठीक होगी बात? अब कैसे? इसके लिए हम पढ़ते हैं दो किस्म के रेक्टिफायर। आपके पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो पहले स्टडी करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके गाइस, व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर? देखो एसी के दो साइकिल होते हैं कि नहीं? एक साइकिल होता है तो उसमें पूरी वेव होती है नहीं? मतलब एसी में दो हाफ साइकिल होते हैं। जैसे डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास माइनस आई है। तो हर एसी में आपके पास दो हाफ साइकिल्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? वो सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा। यानी इनपुट में आप दो हाफ वेव्स दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक हाफ वेव को कन्वर्ट कर देगा डीसी में। हाफ वेव इसमें जाया हो जाती है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, वो फिर क्या करता है? दोनों हाफ वेव्स को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये सिर्फ एक हाफ को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? लेट्स सी। तो पहले हम बता देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर इज a rectifier which convert only half cycle of AC to DC। इसे हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा। अच्छा, तो ये क्या है मेरे पास? ये इनपुट का ग्राफ है। आउटपुट का ग्राफ क्या होगा? आउटपुट का ग्राफ में कुछ यूं होगा। फर्ज कीजिए मैंने मजीद वेव भी ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये अगर इस हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है तो ये हाफ साइकिल ब्लॉक, फिर ये मजीद हाफ साइकिल को क्या करेगा? रेक्टिफाई कर देगा। तो इनपुट में देखो दो हाफ साइकिल्स हैं, आउटपुट में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी। अच्छा, प्रिंसिपल इसका वही है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। सर्किट डायग्राम देखें कि इसका सर्किट कैसे बना। अच्छा, सर्किट डायग्राम में दो सेक्शंस हैं इसके। एक आपके पास प्राइमरी सर्किट है और दूसरा आपके पास सेकेंडरी सर्किट है। इधर मैं दो सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये है आपका प्राइमरी सर्किट जहां पे आप कौन सी इनपुट है? एसी। यहां पे आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जो कि एसी का, एसी फॉर्म में है। ठीक है। और यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यहां पे आपने इंडक्टर लगा दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यहां पे भी एक इंडक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये सिंबल है दरमियान में सॉफ्ट आयरन कोर का। तो बताइए ये सेटअप क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। दिस इज ट्रांसफार्मर। तो ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉफ्ट आयरन कोर को, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल। और ये पूरा सेटअप क्या कहलाता है? दिस होल सेटअप इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। तो यहां पे प्राइमरी सर्किट है, यहां पे
सेकेंडरी सर्किट है। अच्छा, यहां पे डायोड लगा होता है, ये डायोड का सिंबल है। ये डायोड की पॉजिटिव पी साइड को और ये डायोड की एन साइड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं लोड, ये लोड रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये प्राइमरी सर्किट है जिसमें क्या है, इनपुट है। ये सेकेंडरी सर्किट है, तो ये लोड लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी या आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। ये आपका इनपुट सिग्नल है जो आपने यहां पे दे दिया है, ये आउटपुट सिग्नल है जो यहां पे मिलना है। उस आउटपुट सिग्नल की फिजिक्स अब स्टडी करते हैं। देखिए दरमियान में हमने क्या लगाया है, सवाल ये पैदा हुआ कि मैं सिग्नल डायरेक्टली डायोड को क्यों नहीं दे रहा, डायोड ने रेक्टिफिकेशन करनी है, तो सिग्नल डायरेक्टली डायोड को क्यों नहीं दिया जा रहा, ट्रांसफार्मर कपलिंग की क्या जरूरत है। आपने यहां पर प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी के साथ लिंक किया हुआ ट्रांसफार्मर, इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग की क्या जरूरत है, हमें ट्रांसफार्मर लगाने के दो फायदे। पहला फायदा देखिए, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, तो आप बहुत हाई सिग्नल को स्टेप डाउन करके स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायोड अगर आप उसके ऊपर बहुत बड़ा सिग्नल अप्लाई करेंगे वो तो जल जाएगा। बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होगी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से डायोड जल सकता है। तो हम डायोड की सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पहला फायदा ये कि वो यहाँ पर बड़े सिग्नल को छोटे यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड फायदा क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी शॉक हैजर्ड्स आए, प्राइमरी सर्किट में कोई भी शॉक हैजर्ड्स आए, कोई भी सडन फ्लक्चुएशन आई वोल्टेज में करंट में, कि अचानक ड्रॉप हो गई या अचानक बहुत हाई वैल्यू पे चली गई, तो उससे डायोड जल सकता है। तो ये सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए डायोड को शॉक हैजर्ड से बचा लेता है। तो दो फायदे हुए, नंबर वन सेफ्टी ऑफ द डायोड, नंबर टू टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। ये हमें ट्रांसफार्मर कपलिंग के दो फायदे हो रहे हैं, एक ये वोल्टेज लेवल को चेंज करने के काम आ जाएगा ट्रांसफार्मर, और दूसरा सेफ्टी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये डायोड को प्राइमरी सर्किट में पैदा होने वाले शॉक हैजर्ड से यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से महफूज कर सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जी इसकी जगह अच्छा देखो, ट्रांसफार्मर को जब आप एसी इनपुट दोगे तो आउटपुट में भी एसी ही देगा, सिर्फ वोल्टेज लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है ट्रांसफार्मर, नेचर को नहीं चेंज कर सकता। ये क्या है, इंडक्टर है, इसको आपने हाई वोल्टेज दी, इधर से आपको लो वोल्टेज दी, लेकिन हाई वोल्टेज भी एसी थी, लो वोल्टेज भी एसी थी। ये पूरा सेटअप क्या है, ये रेक्टिफायर है, इसको आप दे रहे हैं इनपुट में अल्टरनेटिंग और आउटपुट में आपको क्या मिल रही है, डायरेक्ट करंट। तो ट्रांसफार्मर तो एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता, वो सिर्फ वोल्टेज है। तो मैंने आपको जो भी दो रीजन बताए कि ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं तो इस वजह से लगा रहे हैं कि नंबर वन, इधर तो बहुत हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो सकती है, तो ये उसको स्टेप डाउन कर देगा। ये डायोड से कोई बड़ी वोल्टेज पे काम नहीं करते। अभी आपने देखा सिलिकॉन के डायोड की बिल्ट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, उसको आप 220 वोल्ट देंगे, इसका तो जनाजा निकला। समझ आई कि नहीं आया? दूसरा, इस सर्किट में अगर शॉक हैजर्ड्स आए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कभी कभी इस तरह होता है आपके घरों में भी, वो बिजली के झटके आते हैं, बिजली बहुत तेज आ जाती है, तो उससे तो ये जल जाए। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया कि ये ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर इस डायोड को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है? अच्छा, अब वर्किंग को देखें कि काम कैसे करेगा। अच्छा, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है। कंसीडर कीजिए स्टूडेंट्स के एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है। समझ आ गई बात? ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है जब करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगी। तो अगर आप देखते हैं ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, अगले हाफ साइकिल में ये वाला एंड
ये वाला एंड पॉजिटिव, तो पोलैरिटी बदलती रहेगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, वोल्टेज इंड्यूस होगी। अब देखो डायोड किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ। डायोड का पी पॉजिटिव के साथ, डायोड का एन नेगेटिव के साथ। बताओ ये कौन से बायसिंग मोड में है? फॉरवर्ड बायसिंग मोड में। तो ये कंडक्ट करेगा, तो जब ये कंडक्ट करेगा तो ये पहला हाफ साइकिल आपने दिया है, ये कंडक्ट कर गया, ये रिसीव हो गया। अच्छा, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? अगले हाफ साइकिल में ये वाला एंड नेगेटिव, तो ये वाला एंड भी नेगेटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव, तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव। अब देखें डायोड की पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव। डायोड की एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है? नतीजा क्या होगा? इंसुलेटर बन जाएगा। ये रिवर्स बायसिंग मोड में आ जाएगा इंसुलेटर, तो ये देखो ब्लॉक कर दिए। अब समझ आई बात? इसी तरह चलता रहेगा। अगले हाफ साइकिल में दोबारा ये एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो देखो इससे कंडक्ट कर दिया। अगले हाफ साइकिल में ये वाला एंड नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये दोबारा ब्लॉक कर देगा। इस तरह आपके पास हाफ साइकिल ट्रांसमिट होगा, हाफ साइकिल ब्लॉक होगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसी पैटर्न पे चलते हुए आप करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए आपने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, बताइए फुल वेव रेक्टिफायर की क्या डेफिनेशन होगी? उधर से कॉपी करें। आपने लिखा अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। यहां पे क्या कहेंगे? यस, अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स बोथ साइकिल्स ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर। इट कन्वर्ट्स बोथ cycles of AC to DC। इसमें सर्किट डायग्राम देखते हैं। अच्छा, उस डायग्राम में आपने नोट किया कि एक डायोड हो तो एक साइकिल को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम दो डायोड लगा देंगे ताकि वो दोनों साइकिल्स को कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसकी फिजिक्स क्या है। अच्छा, एज यूजुअल अब ये तो पुराना ही सेटअप है हमारे पास, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में एज यूजुअल हम एसी सोर्स लगा देंगे एज एन इनपुट सिग्नल, जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। यहां पर जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स प्राइमरी कॉइल, और यहां पर सेकेंडरी कॉइल। यहां पर एक डायोड, इसको D1 का नाम दे दें। यहां पर दूसरा डायोड, इसको D2 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपका पुराना सेटअप है, ये ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए, इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने यहाँ पे लोड लगाया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? आउटपुट। आउटपुट मिलनी ही चाहिए, ठीक है। देखिए मैं इसको एक इनपुट सिग्नल दे देता हूँ। हियर इज दैट इनपुट सिग्नल। यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगी, तो ये इनपुट का ग्राफ होगा। इनपुट सिग्नल में कौन सी शेप का दे रहा हूं? साइनसॉइडल शेप, अल्टरनेटिंग करंट है ये एसी। और आउटपुट अभी मुझे मिलनी है, तो उसके ऊपर मैं कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा फिलहाल। अच्छा, पहला हाफ साइकिल कंसीडर कीजिए। ये वाला एंड, ये वाला एंड नेगेटिव, तो ये एंड भी पॉजिटिव होगा और ये एंड भी
अब देखो D1 इसकी P साइड किसके साथ कनेक्टेड है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह D2 की ये साइड किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव। तो ये कौन सी बायसिंग है? ये कौन सी बायसिंग है? इसका मतलब कि D1 इस वक्त कंडक्टर है और D2 इस वक्त इंसुलेटर है। ठीक है। अब क्या ये कोई करंट अलाउ कर रहा है? नहीं। अच्छा, करंट को फ्लो करने के लिए कंप्लीट सर्किट की जरूरत है। इंसुलेटर का क्या मतलब है? इधर सर्किट ओपन है, जब यहां से करंट आगे जाना चाहेगी तो क्या ये कोई कंडक्शन कर रहा है? ये तो इंसुलेटर है, तो कोई करंट फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, सर्किट बंद हो जाएगा। यहां पे कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। दोबारा इसकी वजह सुने, देखें ये P किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ। ये N किसके साथ? ये P किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में ये कंडक्टर बन गया। ये कहता है करंट फ्लो करे, तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है कि नहीं? इसका जरा कंपैरिजन करें। फर्ज कीजिए कि ये एक बैटरी है आपके पास, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव भी नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव इधर लगा दिया, ये नेगेटिव मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ है और यहाँ पे इंसुलेटर यानी ओपन सर्किट। अब बताओ करंट फ्लो कर सकती है? नहीं। तो ये तो रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, तो मुझे सर्किट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये मॉडिफिकेशन क्या होगी कि मैं यहां से आउटपुट को हटा देता हूं, ठीक है। और आउटपुट को यहां से हटा के मैं क्या करता हूं, ये बताओ ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो दरमियान में क्या होगा? मिडिल पॉइंट पर 0। अगर ये प्लस 10 है और ये माइनस 10 है तो दरमियान में क्या होगा? 0 एक लो पोटेंशियल को शो करता है या नहीं? तो मैं ऐसा करता हूं, सेंटर टेप कर लेता हूं इसे। इस ट्रांसफार्मर को मैं क्या कर रहा हूं? सेंटर टेप कर रहा हूं, ठीक है। और मैं इन दोनों को इसी तरह कनेक्ट करके यहां से एक रास्ता ले आता हूं और इसके दरमियान लगा देता हूं लोड। ये तो लो पोटेंशियल पे है, इसलिए मैं इसको, ये किस चीज से सिंबल है? अर्थ का। अर्थ लो पोटेंशियल पे होती है कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं लोड को D1 और D2 के दरमियान नहीं लगा रहा, मैं लोड को D1 और D2 के कंबाइंड आउटपुट टर्मिनल और लो पोटेंशियल पे लगा रहा हूं। इस डायग्राम को एक दफा और समझें, क्योंकि इस टॉपिक की टेक्निकलिटी यही है, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। ऐसी हालत में कोई कंडक्शन होगी क्योंकि ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा। अच्छा, ये कनेक्टेड रहने दें और ऐसा करें यहां से एक आउटपुट निकाल दें, ताकि अगर करंट यहां से यहां आए और यहां पे ओपन सर्किट हो तो उसके पास एक और रास्ता हो गुजरने का। तो अब करंट नीचे तो नहीं आ सकती लेकिन आगे जा सकती है। अब करंट आगे उस वक्त जाएगी जब यहां पे क्या होएगी? लो पोटेंशियल हो। वो लो पोटेंशियल मैं कहां से ले रहा हूं? ट्रांसफार्मर से ले रहा हूं। ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग कर ली है मैंने, सेंटर टैप। इसको, इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्यों कह रहे हैं इसे? इसके सेंटर से मैंने टेप नलके को कहते हैं, इसके सेंटर से मैंने एक कनेक्शन लिया किसके लिए? किसके लिए? अर्थ के लिए, लो पोटेंशियल के लिए। इसके सेंटर से मैं कनेक्शन ले रहा हूं किस चीज के लिए? लो पोटेंशियल के लिए। अब देखो ये एंड हमेशा हाई पोटेंशियल पर होगा, ये एंड हमेशा लो पोटेंशियल पर होगा। दरमियान में क्या लगा देंगे हम? लोड लगा देंगे, तो हमें यहाँ पर लोड के अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सिग्नल आएगा। अच्छा, ये वायर्स यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रही, ये अलग अलग। देखिए क्या होता है, जिस वक्त ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, तो ये एंड पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड कंडक्टर है, ये एंड नेगेटिव होने की वजह से ये डायोड इंसुलेटर है। अब ये तो कंडक्शन नहीं कर रहा लेकिन ये कंडक्शन कर रहा है। इसकी करंट यहां से रवाना होगी इस पॉइंट पर आके, ये तो जंक्शन है, करंट डिवाइड हो, या तो करंट नीचे जाएगी और वापस इस तरफ आ जाएगी, इस सर्किट में फ्लो करेगी, या फिर करंट आगे जाएगी। मुझे पता है कि जब करंट नीचे आए तो क्या लगा? इंसुलेटर। तो करंट तो नीचे आ नहीं सकती, मजबूरन करंट कहां जाएगी? आगे चली जाएगी। तो यहां से करंट आउटपुट की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है? लो पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे D1 कंडक्टर है, उसने अपना हाफ साइकिल कंडक्ट कर दिया, तो ये D1 की आउटपुट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? अगले हाफ साइकिल में ये एंड नेगेटिव हो जाएगा,
और ये वाला एंड पॉजिटिव। अब ये इंसुलेटर और ये कंडक्टर। अच्छा, इसका सिग्नल देखो, इसका सिग्नल यहां से रवाना यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इधर आके पीछे जा सकता है क्योंकि ये जो इंसुलेटर मजबूरन कहां जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये एंड हमेशा कहां होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा। फिर ये एंड हमेशा कहां पे, लो पोटेंशियल पे। तो अब ये सिग्नल भी इसी तरफ जाएगा, आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट सिग्नल ये है D2। तो देखो इस डायोड ने पहले हाफ साइकिल में अपना रोल अदा किया और हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया। अगले हाफ साइकिल में ये वाला डायोड एक्टिव हो गया था, इसने दूसरे सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर दिया, दूसरे हाफ साइकिल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जैसे ही अगला हाफ साइकिल आएगा, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, दोबारा D1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपना साइकिल कंडक्ट, हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। फिर अगले हाफ साइकिल में D2 कंडक्टर बन जाएगा, वो अपना हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। तो ये देखिए आपके पास क्या बन गई है, डायरेक्ट करंट बन गई है। तो दिस इज हाउ डायोड रेक्टिफाई करंट। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर हो, एक डायोड हो, हाफ वेव रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर फुल वेव रेक्टिफायर हो तो दोनों वेव्स रेक्टिफाई कर देते हैं। रेक्टिफायर्स बनाते हुए हम सिर्फ एक बात का ख्याल रखते हैं। किस बात का ख्याल रखते हैं? डायोड के हवाले से कि जो भी इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करें, इनपुट सिग्नल, तो वो इनपुट सिग्नल तो अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है ना। फर्स्ट करो ये वोल्टेज सिग्नल जो है ये 50 वोल्ट है, तो ये प्लस 50 वोल्ट है, और ये कितना है, ये माइनस 50 वोल्ट है। अगर डायोड को ये सिग्नल दिया जाए तो पहले हाफ साइकिल में वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, उसके पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम हो जाएगी, जो कि मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा था। और फिर अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो ये विड्थ खत्म होगी कि नहीं, लेकिन रिवर्स बायस किया तो ये विड्थ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जब भी सिग्नल अप्लाई करता हूं तो इस बात का ख्याल रखता हूं कि इस सिग्नल की जो वोल्टेज है वो इस डायोड की PID से कम हो। वोल्टेज ऑफ सिग्नल शुड बी लेस देन PID ऑफ डायोड। अब ये PID क्या है? PID स्टैंड्स फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स का क्या मतलब? पीक कहते हैं मैक्सिमम को, इनवर्स किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू रिवर्स बायसिंग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग। अब फर्ज करो कि आपके डायोड जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं रिवर्स बायसिंग में? वो बर्दाश्त कर सकते हैं 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट से बड़ी वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में अप्लाई की गई तो ये डायोड जल जाएगा, यानी ये बैरियर ही टूट जाएगा। उसके बाद चाहे आप फॉरवर्ड में अप्लाई करें, रिवर्स में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होगी। तो आपको ये पता है कि अगर इस डायोड को 10 वोल्ट से बड़ा सिग्नल दिया गया तो ये रिवर्स बायसिंग में जल जाएगा। तो बताओ इसकी बर्दाश्त क्या है रिवर्स बायसिंग के लिए? 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट क्या कहलाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। तो जब भी आप कोई सिग्नल अप्लाई करें, आप बताएं ना, ये अगर आप 50 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करेंगे तो क्या ये डायोड सलामत रहेगा? नहीं। तो हम डिफाइन करते हैं इसीलिए हर डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज, कि किसी भी डायोड में जब भी आप सिग्नल अप्लाई करें तो उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज का ख्याल रखें, वरना वो रिवर्स बायसिंग में जल जाएगा। समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच।